हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का सॉल्यूशन देख रहे थे और जिस तरह से इस बुक में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको कवर किया गया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसी तरह से हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं। और ऊर्जा से पहले जितने भी सारे चैप्टर था, टॉपिक था, सभी का वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर चुका हूं। आप लोग अगर नहीं देखे और देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया हुआ सभी चैप्टर का, अब वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ऊर्जा का भी पार्ट 1 हम लोगों ने देखे हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि इस बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी सामान्य विज्ञान के लिए, जिसमें आप लोगों को 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां से आप 100% श्योर रहिए कि ये बुक अगर कर लेते हो तो आप 20 एबव मार्क्स आपका श्योर 110% है। दोस्तों, ये बुक का खासियत यह है कि इसमें 7225 प्रश्न है और रेलवे का भी ये खासियत है कि रेलवे एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जाता है ना। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप देखते हो उठा के, तो आपको देखने को यही मिलेगा कि एक क्वेश्चन को देखिएगा 10 बार रिपीट हुआ, वो अगले साल मिला, अगले ग्रुप डी में पूछा है, अगला एलपी में पूछा, अगला ये में जेई में पूछा, वही क्वेश्चन को बस रोटेट करते रहता है इधर और उधर। ठीक है, बस आपको आप अच्छे तरह से करना है। और इस बुक का यह खासियत है कि इसमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, यानी जितने सारे पूछे गए अब तक ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2, जितना सारे प्रश्न है सभी का संग्रह है, जिसमें 7225 प्रश्न है आपका लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के। तो ये बुक आपको लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा और ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बेस्ट बुक है ये। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 256 तक कर चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 250 से 7 से शुरुआत होता है आपका एनर्जी, आपका पार्ट 2 वीडियो में। इस प्रश्न में कहा है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। दोस्तों, यहां पर देखिए क्वेश्चन में दो चीजों का रिलेशन है, एक तो संवेग का, एक तो गतिज ऊर्जा का। और आपको दोनों ही का नॉलेज होना चाहिए, संवेग किसको कहते हैं और गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं। अगर आप दोनों में नॉलेज है, दोनों में क्या रिलेशन से आप फाइंड आउट कर पाते हो, तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल के टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड आपका न्यूमेरिकल के प्रश्न है। और आगे देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको कराऊंगा और बड़ी अच्छे तरीके से करना। वीडियो का अंत तक बने रहना और यदि आपको इच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। देखिए, अभी संवेग 3 गुना कर दिया गया है और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोई वस्तु, मैंने आप सारा चीज बता रखा है कि कोई किसमें गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, किसको स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, सारे बता चुका हूं। तो पार्ट 1 आप पहले देख लो। ये मान लीजिए एक वस्तु है और इस वस्तु का m है, यानी द्रव्यमान m है, और ये वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ऑब्वियसली अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, उससे कोई ना कोई वेग होगा। तो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बोलोगे सर कितना अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, कितना उत्पन्न करेगा, तो अगर आपको मास मालूम होता है और वेलोसिटीज का वैल्यूज मालूम होता है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या है सर, बोलोगे 1/2 m और v²। m यहाँ पर है उस वस्तु का मास और वेलोसिटी है इस वस्तु का जिस वेग से वो जा रही है। तो अगर कोई वस्तु है तो इनिशियल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चंस के अनुसार कि काइनेटिक एनर्जी कोई होगा तो 1/2 mv² होगा। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब कहा कि संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। दोनों के बीच में एक रिलेशन है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी और आपका मोमेंटम जिसको बोलते हैं आपका संवेग, इसमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² डिवाइडेड आपका 2m। ये एक फॉर्मूला है, रिलेशन से काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में। ठीक है, संवेग के बीच में। और संवेग किसको कहा जाता है, देखो संवेग जो होता है ना, संवेग को p से सूचित करते हैं। अगर कोई वस्तु में मास है और वेलोसिटी है तो उस वस्तु का संवेग भी निकाल सकते हो, केवल और केवल मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है संवेग। ठीक है, तो इस वस्तु मास और वेलोसिटी तो दोनों का गुना कर दोगे तो वो आपका संवेग प्राप्त हो जाएगा इस वस्तु का। ठीक है, तो दोनों ही गतिशील अवस्था में है, तभी आप संवेग और उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ये तो है।
आइए ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। देखो अब क्या है कि कहा है कि संवेग को, क्वेश्चन में कहा है संवेग को 3 गुना कर दिया जाए। पहले संवेग प्रारंभिक अवस्था में संवेग कितना था, p था, उसको 3 गुना कर दिया। चलिए इसको करते हैं 3 गुना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी 3p हो जाएगा, 3 गुना कर दिए। और फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, डिवाइडेड 2m है ना, 2m। अब देखिए 3 इसको स्क्वायर करिए तो क्या होगा 9p स्क्वायर डिवाइडेड 2m हो गया, हुआ, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ कि पहले वाले जो संवेग है उसका 9 गुना हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा 9 गुना हो जाएगा। तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, मुझे आप बता सकते हो, जरूर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो दोस्तों ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे रिलेशन बना। देखो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ये mv स्क्वायर होता है। ये हम लोग सभी को पता है। अगर नहीं देखो तो मैंने इसीलिए बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 1 देख लो, पार्ट 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा संवेग जो होता है यानी p जो होता है मास गुना वेलोसिटी होता है, मास गुना वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर में जो है m, इसको ऊपर नीचे में 1/2 में m v स्क्वायर में हम ऊपर नीचे m से क्या करते हैं गुना कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कि ऊपर में हमारा क्या बचा, यानी न्यूमरेटर में क्या बचा, m गुना m स्क्वायर हुआ, ये 1/2 हमारा होगा m स्क्वायर है ना, और ये v स्क्वायर ऑलरेडी है v स्क्वायर, और नीचे m जो है इधर 2m के साथ लगा दीजिए। अब देखिए m 2 है और v भी 2 है, तो हम लोग m गुना v क्या कहलाता है, p कहलाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv है ना, m v का होल स्क्वायर 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड m। यहीं से देखो mv के बराबर हम p लिख सकते हैं, तो p का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर नीचे देखिए 2m। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो बना है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिलेशन आया है कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच जो रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड 2m। समझ गए होंगे प्रश्न को। अगर यहाँ से और भी अगर पूछा जाए प्रश्न तो आप यह फॉर्मूला याद कर लो, दोनों के बीच में रिलेशंस, और मिलता जुलता प्रश्न आपको पूछेगा, डेटा भले ही चेंज रहे, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 258। ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास क्या होगा, है ना, ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपको क्या करना, पहले आप समझ जाइए। एक चीज मैंने पहले ही बता चुका है लेकिन और फिर बता देता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए हमारा जमीन है ना, हमारा ये जमीन है, यानी जमीन से जब भी कोई वस्तु का आप ऊपर ले जाओगे है ना, मान लीजिए यहाँ पर ले जाओगे, तो यहाँ पर जो वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा होगा वो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। और कितना करेगा, mgh करेगा। कितना अमाउंट में, mgh में। दोस्तों जब भी कोई वस्तु जमीन से ऊपर उठाया जाता है तो उस वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी जमीन से कोई भी ऊपर में कोई भी वस्तु रहे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ये दिमाग लो। कोई भी हो, चाहे आप जमीन से ऊपर पंखा लटका हो वो भी स्थितिज ऊर्जा हुआ है ना, या कोई अब बॉल को फेंक दियो ऊपर तरफ, फेंक दियो आप, थ्रो कर दियो, तो उस बॉल में भी क्या हो गया, आपका एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गया है ना। और अगर बॉल क्या बोलते हैं वेलोसिटीज में, यानी अगर गतिशील अवस्था में है तो बॉल में काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों है उसमें, तब पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी भी है ना। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को सीखना, कोई भी वस्तु का अगर ऊपर उठाया गया जमीन से, उसमें एक प्रकार का कार्य करता है, वो कार्य ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। और दोस्तों जब जितना वस्तु का आप ऊपर ले जाओगे, जितना वस्तु का ऊपर ले जाओगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट उठ गया, यानी वस्तु यहाँ पर चल गया, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ जितना पर पोटेंशियल एनर्जी था यानी स्थितिज ऊर्जा था, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उस वस्तु में, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोस्तों इसका हाइट पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितना हाइट होगा किसी वस्तु को, जितना हाइट पे ले जाएंगे उतना ही उस पर उस वस्तु द्वारा पोटेंशियल एनर्जी आपका उत्पन्न होगा, है ना। तो कोई भी वस्तु ऊपर उठाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक गया हथौड़ा, और हथौड़ा क्या होता है, हथौड़ा में क्या होता है, एक मास तो होगा उस वस्तु का, द्रव्यमान होगा हथौड़ा का, तो वो जमीन से ऊपर उठाया गया, यहाँ से उठाया गया, हाथ में पकड़ के आप उठा रहे हो, उठा रहे किस चीज को मारने के लिए, तो जमीन से ऊपर उठाई हो तो इसमें एक प्रकार का एनर्जी आ गया, एनर्जी, और कितना आया है, mgh एनर्जी। और mgh एनर्जी किसको कहते हैं दोस्त, हम लोग स्थितिज एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में, हिंदी में होते हैं स्थितिज एनर्जी। तो हमारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा यहाँ से कि स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है। अब हम ऑप्शंस की अगर बात करें दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा है ना, ऑप्शंस ए में दिया हुआ गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, अगर कोई किसी वस्तु गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगा वही गतिज ऊर्जा कहलाता है, गति में रहेगा तब, है ना। यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमारा दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर आप हिंदी में कह लें तो क्या होगा आपका स्थितिज ऊर्जा प्लस आपका गतिज ऊर्जा, यानी दोनों ऊर्जाओं का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये भी आप लोग जान के होंगे। और मांसपेशीय ऊर्जा, देखिए मांसपेशीय ऊर्जा क्या होगा, हमारे जब मान लीजिए कोई एक वस्तु का ऊपर उठा रहे हो, तो ऊपर उठा रहे हो तो मतलब दोनों हाथ से ऊपर उठा रहे हो, जिसके कारण हमारे जो हाथ के मांसपेशियां है उसमें ऊपर उठाने के कारण, एक गतिशील आने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। और जब तक ऊर्जा नहीं होगा तो कार्य करने की क्षमता नहीं होगा, ऑब्वियसली उसमें ऊर्जा होगा तभी तो कार्य कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट को उठा पा रहा है। तो एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा हमारा मांसपेशियों में, उस ऊर्जा को कहते हैं मांसपेशीय ऊर्जा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, ये आप जान गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 259, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ध्यान से सुनिए, यांत्रिक ऊर्जा इसका मतलब मैकेनिकल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, किसका संयोजन मतलब जोड़ है, किसका जोड़ है, मैंने अभी ये बताया आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं ना। यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा हमारा होता है क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और प्लस हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ये होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो गतिज ऊर्जा के साथ किसका संयोजन करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उष्मीय ऊर्जा है ना, ऑप्शन की बात करें तो उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा दोस्तों किसको कहते हैं, जैसे हमारा कोई जल को है ना, आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म होने के कारण उसमें एक वाष्प उत्पन्न होता है, तो वो वाष्प में क्या होता है, उष्मा होता है, जैसे गुप्त उष्मा होता है। तो गुप्त उष्मा के कारण जो एनर्जी होगा वो होगा हमारा गुप्त उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, समझ गए। रासायनिक ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा कब निकलता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया, और ये उसमें हम लोगों ने देखे हैं कि किसी दो तत्वों के बीच या दो यौगिकों के बीच या एक दो यौगिक और मिश्रणों के बीच जब अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती है, तो उसके फलस्वरूप जो आपका ऊर्जा निकलता है वो हमारा हुआ रासायनिक ऊर्जा। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले ले तो हमारा जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, बहुत सारा अमाउंट में ऊर्जा निकलता है, वहां प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे ऊर्जा निकलता है जो हमें हमारा सेल को मिलता है, यानी हमारा कोशिकाओं को मिलता है, जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण जो पौधा में होता है, ठीक है, वहां से प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा रासायनिक ऊर्जा होगा। तो ये हुआ रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260, नेक्स्ट क्वेश्चन है 260, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, पढ़ लिए। पहले तो आपको क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ना, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़ना है, लेकिन उसको जल्दी पढ़ना और कोशिश करिएगा एक ही बार में क्वेश्चंस को समझने, और ऐसा तब हो सकेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो कहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक, तो एक वस्तु मान लीजिए हमारा ये एक वस्तु है, ठीक है, कुछ भी वस्तु में हो सकता है, तो इसका m तो होगा, है ना, और ये क्या है, प्रारंभिक वेग, वेग है यानी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग में, ये एक वेलोसिटीज में है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। जब भी कोई वेलोसिटीज में आता है कोई वस्तु, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्रारंभिक इनिशियल में mv², ये तो होगा, ये फॉर्मूला से। अब कहा गया है कि 2 गुना किया जाता है, यानी अब जो वेलोसिटी है, जो पहले वेलोसिटी था इस वस्तु में, इसको 2 गुना कर दिया गया। अब जो वेलोसिटी होगा उस वस्तु का, वो वेलोसिटी होगा 2 गुना। तब तो काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन हुआ, तो कितना काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन हुआ ये कह रहा। तो देखो वेलोसिटीज को हम लोग अब यहाँ पे बैठा देते हैं प्रारंभिक वेलोसिटीज की जगह, तो m है और v की जगह क्या बैठेंगे हम, 2v बैठेंगे, तो इसका फॉर्मूला में जो स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे साथ में। ठीक है, आप देखिए 1/2 या m 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और v का स्क्वायर करेंगे तो v², तो यहाँ पर हम लोग निकल कर आ गया 4 गुना 1/2 हमारा हुआ mv²।
ठीक है, इसका मतलब है कि जो पहले प्रारंभिक आपका जो था, प्रारंभिक आपका जो एनर्जी था, है ना, काइनेटिक एनर्जी था, वो 4 गुना हो गया। कब? जब इसका वेलोसिटी को बढ़ाया गया, जब इसका वेलोसिटी को बढ़ाया गया। वही बोला था कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हमें आपको ट्रिक्स दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाने प्रश्न है, तो आपको ट्रिक्स क्या याद करें। मान लीजिए प्रारंभिक में आपका काइनेटिक एनर्जी रहा mv²। अगर आपको कहा कि ये जो वेलोसिटी है इसको 2 गुना किया जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज रखिएगा, जितना गुना बोलेगा, अगर 2 गुना किया तो इसको स्क्वायर करिएगा तो 4 हुआ, तो आपको काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना वृद्धि होगी। अगर आपका बोलेगा वेलोसिटीज में 3 गुना वृद्धि किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तित होगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, वैल्यूज अलग अलग हो सकता है। तो सिंपल और सिंपल इसको स्क्वायर करिए, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी काइनेटिक एनर्जी में 9 गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कहा कि 4 गुना वेलोसिटीज को इंक्रीज किया गया तो इसके काइनेटिक एनर्जी में 16 गुना वृद्धि होगी। कितनी? 16 गुना वृद्धि होगी। तो ये ट्रिक्स आप दिमाग में कर लो। तो इतना करने की ये जो आपने यहाँ टाइम जो फिजूल यूज किए हैं ये जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ट्रिक्स आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जबरदस्त वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा कर चुन चुन कर उसका आपको ये भी देंगे हम, जिसके रिलेवेंट जो भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगा वो भी मैं साथ में आपको बताते चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 261। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है ना। यहाँ पे होता है किस प्रकार की ऊर्जा होती है। मान लीजिए हमारे पास एक रबड़ है, ऐसा रबड़ है, इसको हम लोग तान दिए, इधर से खींचे और इधर से भी एक बल लगाकर खींचे, इधर बल लगाकर खींचे, तो बल लगा फलस्वरूप ऐसा हो गया। क्या हो गया? ऐसा हो गया। इसका जो पहले प्रारंभिक जो इसका आकार था ये आकार में परिवर्तित हो गया। ऑब्वियसली भाई इसको हम खींच के रखे हैं, ये खींच के रखे हैं, इधर से बल लगा दोनों तरफ से खींचे हैं, तो ये रबड़ में आप ऑब्वियसली क्या होगा, ये उसका आकार में परिवर्तित होगा। और मैंने आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या है, कि कोई वस्तु की स्थिति या फिर उसकी आकार में परिवर्तन के कारण उस वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, आकार में परिवर्तन हो रहा और जिसके कारण इस वस्तु में एक प्रकार का एनर्जी उत्पन्न हो रहा, और वो कौन सा एनर्जी उत्पन्न हो रहा, वो उत्पन्न होता है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का कहता है कि कोई वस्तु में स्थिति, उस वस्तु का स्थिति या फिर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन बी। जैसे और एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा, धनुष। ठीक है, ये धनुष है। धनुष को जब आप तीर को इधर से खींचेंगे ना, खींचने के कारण इस वस्तु में, ये तीर को खींचने के कारण इस वस्तु का क्या होगा, आपका स्ट्रिंग जो होगा इधर ऐसा हो जाएगा, या ऐसा होने के कारण कि इसका आकार में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि खींचा हुआ धनुष, तीर को खींचा हुआ धनुष में किस प्रकार का एनर्जी उत्पन्न हुआ, तो आप लोग कहोगे स्थितिज ऊर्जा। क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही आप इसको छोड़ दे, तो यहाँ से आप छोड़ दे तो तीर आगे की ओर भागने लगेगा। और भागेगा कब? जब इसमें जो ये ऊर्जा था इसमें परिवर्तित हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। क्योंकि दोस्तों आपका जब ये वस्तु गति में आ जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तीर में क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा आ जाएगा। और ये गतिज ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पालन हो रहा है। देखिए कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए। अब इसका और एग्जाम्पल एक ले लेता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है ना, तालाब में स्टोर वाटर है ना, स्टोर या डैम में, कहीं पर भी जल जहां पर क्या हुआ, जमा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ये भी पूछा जाता है, कहा जाएगा कि किसी तालाब में या किसी डैम में जल जमा हुआ है तो उस जल में किस प्रकार का एनर्जी है, किस प्रकार का ऊर्जा है, तो आप कहोगे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहा कि कोई पहाड़ से जल गिर रहा है ना, जल गिर रहा,
जल गिर रहा है, कोई पहाड़ से आप जल गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो जल में एक प्रकार का क्या है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ जमीन से ऊपर में यहाँ पे मान लीजिए जल है, इधर जल है, जल के पार्टिकल्स है, और इस जल के पार्टिकल्स में क्या है, वेलोसिटीज भी है, तो इस जल के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करेगा 1/2 mv², और यहाँ पर ये जमीन से ऊपर होने के कारण इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, जिसके कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी उत्पन्न करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहाड़ से गिरते हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होता है। ठीक है, ये तो हम लोग समझिए। चलिए हम ऑप्शन स्कोर देखते हैं। गतिज ऊर्जा तो आप लोग जान गए होंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी वस्तु के गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगा वो गतिज ऊर्जा होगा। रासायनिक ऊर्जा, जब किसी दो तत्व या दो यौगिकों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो रासायनिक ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। और ये उष्मीय ऊर्जा किसी भाप के कारण, उष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके उष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 262। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, या मतलब ये जस्ट और जस्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है उसको लिख दिया है। ठीक है, देखिए आपको डायरेक्ट लिख देगा प्रश्न, यहाँ रेलवे कहता है दोस्त, रेलवे है, रेलवे का एग्जाम है। देखिए RRB LP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या क्या है, ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसका उत्पन्न कर सकते हैं, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ दोस्तों, ऊर्जा होगा। क्या होगा, ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर बात आया शक्ति का, तो शक्ति के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। शक्ति किससे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या शक्ति को P से सूचित करते हैं, कार्य W से, तो कार्य करने की दर P बराबर W/T। और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है दोस्तों, और यह एक अदिश राशि है, और इसका जो आपका यूनिट होता है दोस्त, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट होता है आपका जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है। इसका जो व्यावसायिक यूनिट होता है दोस्तों किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट आवर व्यावसायिक होता है। इसका और एक होता है HP, है ना, हॉर्स पावर्स भी होता है पावर का, अलग अलग इसका शक्ति, अलग अलग जगह इसका यूनिट होता है। हॉर्स पावर्स मशीनों या उद्योग में जो हम लोग उपयोग करते हैं पावर मेजरमेंट करने के लिए, वो HP में मेजरमेंट करते हैं। और एक HP, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, एक HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। क्या, वाट के बराबर। इसका और एक यूनिट होता है वाट। क्या होता है, वाट। समझ गए होंगे इसका कितने सारे यूनिट है। तो यहाँ सारे इतने सारे प्रश्न यहाँ से आसानी से तो बन ही सकते हैं। ठीक है, बेग किसको कहते हैं, तो किसी वस्तु की गति यानी बेग जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग कहते हैं क्या है, बेग। ठीक है, और गति कोई वस्तु अगर मोशन में है यानी चल रहा है तो वो गति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 263। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, पहले आप लोग क्या करना, लिखना आसान से। जब ये प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा के करना। मैं कर सकता था बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए 20 kg, और kg क्या मतलब मास दिया हुआ एक वस्तु है, और इस वस्तु को दोस्तों 2 मीटर ऊंचाई उठाया गया, यानी हाइट जो दिया हुआ है इस वस्तु कितना हाइट पर उठाया गया, 2 मीटर हाइट पर दिया गया है। उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई अगर वस्तु को जमीन से ऊपर उठाया जा रहा है तो इस पर कार्य होगा, और वो कार्य कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। तो हमारा जो कार्य होगा दोस्तों ये होगा mgh के बराबर। तो देखो यहाँ पर हमारा m का वैल्यू दिया, h का वैल्यू दिया, और g का वैल्यू पहले ही मेंशन कर दिया रखा है क्वेश्चन में, g का वैल्यू 10। तो हम तीनों का वैल्यू का मिल गया तो हम कार्य निकाल सकते हैं ऑब्वियसली भाई। 20 गुना या 10 गुना यहाँ पर 2, 20 गुना 40 हो गया, और एक 10 लगा दो तो 400 जूल कितना करेगा, 400 जूल वर्क करेगा। कितना दोस्त, 400 जूल वर्क करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 400 जूल। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है, कार्य बोल दिया लेकिन यहाँ पर ऊर्जा बोलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों किसी वस्तु में अगर कार्य करने जितना क्षमता होती है वही उसका ऊर्जा कहलाता है, वही उसका ऊर्जा कहलाता है। तो कार्य बराबर ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा निकालो या फिर कार्य निकालो, दोनों ही बराबर चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जूल में होगा। क्या होगा, जूल में होगा, क्योंकि कार्य भी जो होता है उसका यूनिट भी जूल में होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 264। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। जबरदस्त धांसू प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों
कम ही देखने को मिलते हैं रेलवे में, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को बनाया है। आप एक बार देख लो, कितना मजा आ जाएगा इसमें। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा है ना, वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया आरंभिक। पहले तो हम प्रारंभिक में देखेंगे, कोई वस्तु है जिसका मास m है, मान लेते हम एक वस्तु ये है और इसका मास ये है और इसका वेग भी होगा, है ना, वेग भी होगा, तब ना इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो प्रारंभिक में है, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है दोस्त, वो कितना है 1/2 mv²। अब कहा गया दोस्त इसका कि प्रारंभिक मान का 256 किया जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक का मान क्या होगा 256 किया जाता है, यानी परिवर्तित काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग कह सकते हैं, परिवर्तित काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्यों होगा, जिसका 256 गुना हो जाएगा। तो 256 गुना 1/2 mv² हो जाएगा। जो प्रारंभिक था इससे परिवर्तित हो गया जब इसको गुना किया गया एनर्जी, है ना, कितना गुना 256 गुना किया गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला बात है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा कि वही वस्तु है, वस्तु वही है ना, तो इसका 256 गुना हो जाता, परिवर्तित जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा 256 गुना हो जाता। तो इसका क्या मास में बदलाव आएगा? नहीं भाई, मास में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वही वस्तु का बात कर रहे हैं। तो इसका क्या में बदलाव हुआ है? ऑब्वियसली इसका क्या हुआ, वेलोसिटीज में बदलाव हुआ है। और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv²। अगर किसी वस्तु का जितना वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा, उतना ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा। तो ऑब्वियसली भाई 256 गुना अगर काइनेटिक एनर्जी हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटीज में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। जो पहले वेलोसिटीज थी उस वेलोसिटीज में वृद्धि हुई है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी 256 गुना हो या पहले के से, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए जो v1 माना हमारा क्या होगा, न्यू वेलोसिटी जो होगा वृद्धि होने के बाद हम लोग मान लेते हैं v1। तो ये जो वेलोसिटी v² है, तो ये क्या होगा, v1² बराबर आपका 256 v² के बराबर होगा। यही वेलोसिटीज तो इंक्रीज हुआ, इसको स्क्वायर कर दिए इधर में, है ना, तो इधर भी स्क्वायर रहने दिए। अगर हम v1 रहते थे तो इधर रहते थे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जो v1 जो वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, देखो v1 वृद्धि हुआ, है ना, v1 जो नया वेलोसिटीज है वृद्धि होने के बाद वो वेलोसिटीज हमारा v1 मान ली, हमको मालूम नहीं है ना, इसलिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी में 256 गुना हुआ है। तो यहाँ से हम v1 निकालेंगे मेरे दोस्त, तो v1 जो निकलेगा स्क्वायर को जब इस साइड लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा ये इसके अंदर में रूट में बदल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 256 v²। और आप सभी जानते हो 256 जो होता है इसका वर्गमूल होता है 16, यानी और v² का v। तो हमारा जो v1 निकल कर आया 16v। तो हमारा जो कितना वेलोसिटीज में गुना हुआ है दोस्त, 16 गुना हुआ है। कितना गुना? 16 गुना। और मैंने ट्रिक्स भी बताया था, यहाँ पे ये सब इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं था। मैंने आपका अगर बताया था कि वेलोसिटीज में जितना इंक्रीज होगा उतना ही होगा। तो यहाँ देखिए 256 गुना इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब उसका स्क्वायर कर देते यानी वर्गमूल निकाल देते तो हमारा पता चल जाता 16, है ना। तो वेलोसिटीज में 16 गुना वृद्धि हुआ। तो आप आंसर आप खुद ही दे सकते हो कितना, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो गया। क्या? इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप नॉलेज नहीं करते हो तब आप नहीं कर पाओ। और ऐसा कब होगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने जिसमें पार्ट 1 है उसमें आपको सारा नॉलेज आपको दे दिया हूँ। बेसिक जो नीड है इस करने के लिए सारा मैंने रख दिया है, उस पर आप जाके देख सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 265। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास, है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? विन्यास। इसका मतलब यह है कि किधर चला गया भाई, डिस्टर्ब हो गया मेरा, एक थोड़ा सा 1 मिनट वेट करो। कहाँ गया भाई ये मेरा? आ गया। कभी कभार ये हैंग हो जाता है। उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखो, स्थिति और विन्यास मतलब उसका आकार में परिवर्तन। मैंने आपको बार बार कहा, किसी वस्तु की स्थिति और उसकी आकृति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वो कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऊर्जा का जो हमारा बेसिक जो रियल लाइफ से जो उदाहरण है, रियल लाइफ से जो हम लोग घटना दिनों दिन जो हमारे साथ होता है, उसी से हम लोग ऊर्जा रिलेटेड है, कार्य भी रिलेटेड
रिलेटेड है ना, तो ये सभी एक दूसरे से रियल लाइफ से आपको एग्जाम्पल बनाएगा, है ना। तो अगर आपके पास नॉलेज है कि स्थितिज ऊर्जा ये चीज होता है, कार्य ये होता है, गतिज ऊर्जा ये होता है, तो आप कितना भी दुनिया का कितना भी जो हमारे पास जो सिचुएशंस लाके खड़ा कर दे, सभी को आप आइडेंटिफाइड कर पाओगे, हाँ इसमें काइनेटिक एनर्जी है, हाँ इसमें स्थितिज ऊर्जा है, इसमें हाँ इसमें कार्य हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, आप सारा चीज यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो जानते हो, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब आप लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 266। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा 1/2 mv v स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है? mgh पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? mgh हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ये b है। और ये mv क्या है? ये संवेग है यानी p है, इसको संवेग लिख दे रहा हूं मैं, और संवेग को p से सूचित करते हैं। ये ma है, देखो ना ma है, और ma क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल दोस्तों, यानी फोर्स। ठीक है, ये फोर्स है। तो हमारा जो किसके बराबर होगा गतिज ऊर्जा? ऑप्शन से 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 267। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इससे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, तो यदि यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो सामान पर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, है ना, यानी कितना एनर्जी होगा उस वस्तु में। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु जमीन से ऊपर उठाया जाता है तो वो कितना कार्य करता है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त करता है mgh। चलो आर्मी हो, इसको करो, है ना, mgh। अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में देखो m का मान दिया हुआ मेरे दोस्त 25 kg दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जो हाइट है भूमि से कितना है, यानी h ऊपर उठाया गया, कितना ऊपर? 2.5 मीटर ऊपर उठाया गया। और यहाँ पर g का मान दिया हुआ मेरे दोस्त, g का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कितना कार्य करेगा? कार्य करेगा हमारा W इक्वल टू mgh। ठीक है, तो m का मान है हमारा दोस्त यहाँ 25, और g का मान है हमारा 10, और h का मान है 2.5। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, हटा दो, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 10 कैंसिल हो गया, और 25 25 625 होता है कि नहीं होता है? मैथ पढ़ रहे हो? ठीक है, तो W बराबर 625 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 268। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु में द्रव्यमान है m और इसका वेलोसिटी v है। ठीक है, ये गति अवस्था में है, इसमें गतिज ऊर्जा k है, और इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? k दिया हुआ है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया, काइनेटिक एनर्जी जो k है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? k इस गतिज ऊर्जा है, तो 1/2 mv स्क्वायर होगा, 1/2 mv स्क्वायर होगा। अब कहा है कि इसका वेग दोगुना कर दिया, मैंने आपको बताया था वेग दोगुना करे तो 4 हो जाएगा, तो इसका वेग क्या होगा? दोगुना कर दिया, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी? तो देखो ये हमारा दोगुना कर दो, तो 1/2 m और v की जगह 2 भी रख लो, क्योंकि दोगुना कर दिया गया, तो 2 दूना का 2 के स्क्वायर करोगे तो 4, यानी 4 1/2 आपका m v स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना गुना हुआ? ये काइनेटिक एनर्जी है ना, और इसके बदले में हम लोग k लिखे हैं, तो 4k लिख सकते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 4k हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं 269। 5.0 किलोग्राम के एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसकी प्रक्रिया में कितना किया गया कार्य है? अब यहाँ जी का मान दिया हुआ 9.8 है ना, जी का मान दिया हुआ 9.8, तो कोई वस्तु ऊपर उठाया जाए तो कार्य जो होगा वो क्या होगा? mgh होगा। क्या होगा? mgh होगा। और m कितना है मेरे दोस्त? 5। ठीक है, और g कितना है मेरे दोस्त? 2। ठीक है, तो सॉरी, g का मान है 9.8 और h का मान है, हाइट जो उठाया गया वो 2 है। ठीक है, इसको गुना कर दो, इसको हटा दो। ठीक है, ये हटा दो, चलो गुना कर देते हैं। 5 8 40, और यहाँ पर हुआ, चलो एक सिंपल सा कहानी है, 5 गुना 10 कर दो, 10 गुना 98 कितना हुआ? 980, है ना, ये 980, ये 980 हो गया, नीचे में 10 है, 0 हटा दो, कितना होगा? 98 जूल होगा। कितना? 98 जूल। ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 98। नेक्स्ट है 270। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। देखो कोई स्प्रिंग है ऐसा है, कोई स्प्रिंग है ऐसा है, ठीक है, और इसको क्या संकुचित किया गया, इसको दबाया गया, इधर से आप फोर्स लगाया गया है, इधर से भी दबाया गया, फोर्स लगा, तो ये क्या होगा? संकुचित ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये संकुचित होकर ऐसा बन गया। तो इसका देखो आकार में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हुआ, और आकार में जो परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या हुआ?
mgh आया, यानी इसमें स्थितिज ऊर्जा आया। क्या आया? स्थितिज ऊर्जा आया। और इसको जैसे आप छोड़ दोगे फिर प्रारंभिक अवस्था में जाने खोजेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एनर्जी है, एनर्जी है तो ये पूर्व में यहाँ पर फिर चला आ जाएगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हुआ है, क्वेश्चन में कहा तो कौन सा ऊर्जा संकुचित होने के कारण हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा है हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 271। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान, यानी आपको कार्य जो होगा, कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाए तो कार्य क्या होगा, W बराबर mgh के बराबर होगा मेरे दोस्त। और m का मान यहाँ 5 दिया हुआ है और g का मान मेरे दोस्त यहाँ पर दिया हुआ 10। ठीक है, तो 10 लिख लो और h का मान जो दिया हुआ मेरे दोस्त 4 मीटर, तो ये 4 लिख लो। तो 4 5 20 और ये 2 1 0 मिलाते तो क्या होगा, वर्क डन कितना करेगा, 200 जूल करेगा। 200 जूल ऑप्शन ए में दिया हुआ, लेकिन ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्यों नहीं होगा बता रहा हूं, ऑप्शन डी होगा। काहे कि उस वस्तु को लगने पर गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। एक्चुअली कभी वस्तु का आप जब ऊपर उठाओगे इधर बल लगाओगे तो ऐसे पॉजिटिव, अगर कोई वस्तु नीचे तरफ बल लग रहा है तो ये क्या आ रहा है, उसका अगेंस्ट में बल लगा रहा है, तो कहा है कि इसमें जो होगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसमें होगा नेगेटिव हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में लगाया जा रहा है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे मेंशन कर दिया गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण। और हम जब ऊपर तरफ बल लगाते हैं तब हमारा mgh होता है, जब नीचे लगाते हैं बल तो बल के कारण जो कार्य होता है वो mgh होता है। तो हमारा क्या होगा 200 जूल। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 272। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। कोई गोली है, गोली निकल गया तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी आ जाता है, इसमें कोई मास होगा तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होगा, 1/2 mv² में होगा, तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे भाई 273। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। आप आपको यहाँ पर देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया, कुछ नहीं किया, दिमाग आपको थोड़ा सा यूज करना है। एक 5 kg का वस्तु है और एक 10 kg का वस्तु। चलिए एक 5 kg का तो थोड़ा छोटा होगा और 10 kg का थोड़ा सा बड़ा बना लिए, है ना। इसका जो मास है इस वस्तु का कितना है मेरे दोस्त, 5 kg है। ठीक है, और इस वस्तु का कितना दिया क्वेश्चन में, 10 kg है ना, 10 kg दिया हुआ मास। अब कहा है कि इसमें गतिज ऊर्जा दोनों गेंदों में गतिज ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा समान है। क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है गतिज ऊर्जाएं समान है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा होगा 1/2 m और ये v²। v1 इसका अलग वेलोसिटी होगा और इसका बड़ा है, इसका अलग वेलोसिटी होगा, तो 1/2 m v2²। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर बोल दिया है, तो बराबर है, तो हमको पता करना है कि गेंद कौन सा तेजी से, यानी किसका वेलोसिटी ज्यादा है ना। तो चलो हम लोग करते हैं, मास अलग अलग दिया हुआ, चलो 1/2 और मास यहाँ पर 5 kg, तो मास की जगह 5 लगा दो, v1 का नहीं दिया तो v1² कर दो। ठीक है, 1/2 हुआ और यहाँ मास कितना दिया हुआ, 10 kg दिया हुआ है और v2 का मान नहीं दिया, v² कर दो। तो 1/2 कैंसिल, 5 दूना 10 हो गया, 10 हो गया, यानी आपने अभी जो आपको प्राप्त हुआ v1² इक्वल टू 2 गुना v2²। यानी क्या हो रहा दोस्त कि यहाँ पर देखो कि जो v1 है ये v1 2 गुना है, किससे, v1 का मान 2 गुना, ये v1 का मान है ना, तो v2 से क्या है 2 गुना है, यानी v2 का 2 गुना है। यहाँ पे कह सकते हैं v है, ये v2 है, इसका क्या हुआ 2 गुना है v1 2 गुना है, तभी इसको इधर 2 करके इक्वल किए हैं। तो v2 का 2 गुना है v1, यानी v1 क्या है, ज्यादा स्पीड में है। तो ये जो वस्तु है 5 kg वाला वस्तु है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है किससे, ये 10 kg वाला से, है ना, 10 kg वाला से वेलोसिटी से ज्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें देखिए ऑप्शन बी होगा, 5 किलोग्राम गेंद की तेज चल रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहा जाता है, सिंपल और सिंपल स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया मेरे दोस्त, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है 275। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खींची हुई धनुष तीर से छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है। मैंने आपको बताया कि धनुष में जब छोड़ा जाएगा, धनुष में क्या हो जाएगा, गति आ जाएगा, और गति आने के कारण जो स्थिति ऊर्जा है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में जितना अमाउंट में स्थिति ऊर्जा था इस तीर में आ जाएगा उतना ही अमाउंट में गतिज ऊर्जा, क्योंकि इस वस्तु गति में आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कि जितने यहाँ पे कि ऊर्जा का ना ही नष्ट किया जा सकता नहीं उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। जो स्थितिज ऊर्जा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि गति आ जाएगी किसमें, उस तीर में, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। पूछा किसमें बदल जाएगी मेरे दोस्त, क्या होगा, गतिज ऊर्जा में। आओ 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 मेरे दोस्त, देखते हैं 277। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखो, एक बांध में सिंचित किया गया जल, एक बांध में सिंचित किया गया जल में ये mgh होगा यानी स्थितिज ऊर्जा होगा। एक उठा गया है थोड़ा, ये जमीन से ऊपर उठाया गया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा mgh। एक बहता हुआ जल बह रहा है, इसका मतलब वेलोसिटीज में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगा मेरे दोस्त। और ये एक संकुचित स्प्रिंग जब दबाया गया तो इसमें mgh होगा। तो कौन सा में उदाहरण नहीं है कहा है, तो बहता हुआ जल का क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। चलो 278, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ तो बना नहीं सकता हूँ, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो ये सोच लो कि पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है। पानी अगर गिर रहा है तो ये जमीन के ऊपर होगा, ये जमीन के ऊपर यहाँ पर है, जमीन से ऊपर में है, तो अगर कोई वस्तु है ना उसमें मास और ऊपर में जमीन में हो तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, mgh होगा। और कोई वस्तु गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, गति के कारण गतिज ऊर्जा है, तो दोनों ही होगा। कोई पहाड़ से गिरती हुई जल में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 279, है ना, इधर निकलो भाई, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, आपका इंतजार हो रहा है। ये वाला है ना 279। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि उसकी गति को v से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। मैंने आपको बताया था कि 4 गुना हो जाएगा, तो 4 ke हो जाएगा, होगा ना। जो भी वेलोसिटी होगा, मान लो वेलोसिटी इसका 2 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परिवर्तन होगा, काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना होगा, स्क्वायर कर देना है, फॉर्मूला बता दिया मैंने। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड के बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमें निकालना है मेरे दोस्त गतिज ऊर्जा, है ना, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। चलो इसके लिए मतलब गतिज ऊर्जा के लिए वस्तु का मास होना चाहिए और फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, v जो फाइनल वेलोसिटी। तो क्या क्या पहले हम लोग देख लेते हैं, ये 2 kg है ना, मास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 kg दिया हुआ है, तो हमें मास तो मालूम हो गया, अब हमको v चाहिए। 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, और u दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ। और 2 सेकंड्स के बाद टाइम दिया हुआ 2 सेकंड्स, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स। दोस्त भी नहीं दिया हुआ, हमको पहले भी निकालना होगा। अब भी कैसे निकालोगे, एक हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त, u t, एक मोशन में पढ़े ना हम लोग, गति में 3 रूल पढ़े, गति के 3 सूत्र है ना। एक पढ़े हम लोग ने v = u + at, है ना, तो u + at, यहाँ पर क्या v, ये फाइनल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और a है त्वरण, और t है। और जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ध्यान से सुनना, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो क्या होगा, उस वस्तु को, इस वस्तु पर एक अलग प्रकार के इधर से बल लगता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ये उत्पन्न इधर जब जाएगा वस्तु, तो ये जो a होता है हमारा g में बदल जाता है। ये g क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जो होता है a g में बदल जाता है जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, और जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है मेरे दोस्त, तो g का मान होता है नेगेटिव। ध्यान से सुनना, क्यों नेगेटिव, क्योंकि ये इसके बल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के, और गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव होगा। अगर कोई वस्तु का नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है तो जी का मान हमेशा दोस्त मेरे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो ये a बराबर क्या होगा, जी, क्यों, वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो v बराबर हम लोग लिख सकते हैं u, ये माइनस होता है g, तो यहाँ प्लस माइनस g हो जाएगा, a के बदले g, t हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से हम v निकाल लेंगे, v = देखो u का मान दिया हो मेरे दोस्त 20, और g का मान दिया हो मेरे दोस्त यहाँ 10, तो हम लोग लिख लेंगे 10,
और टी का मान दिया हुआ मेरे दोस्त 2 सेकेंड, है ना, 2 लग दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये 20 माइनस 10 इंटू 2 20, so 20 minus 20 is 0, so final velocity of the object will be 0. That's why the kinetic energy when put the value of a v in this formula we got value of a e, सॉरी, ठीक है, ये कर लिए b का। तो देखो 1/2 और m का मान हमें दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना 2 kg, और 0 है यहाँ, 0 के स्क्वायर 0 का, 0 से कोई भी को गुना कर लोगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा मेरे दोस्त यहाँ पर 0 जूल बनेगा, कितना 0 जूल, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट है 281, 5 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², और 1/2 m का मान यहाँ दिया हुआ 22 kg, तो यहाँ 22 रख लो, और v का मान जो दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ, तो स्क्वायर कर लो, 1/2 गुना 22 गुना 5 5 25, ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या, नहीं ना, 11 दूनी 22, आप गुना कर लो, ठीक है, गुना कर लो, इसको गुना करेंगे तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 2 27, है ना, क्या हो जाएगा 27, तो 275 क्या हो जाएगा 275 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 282, गिरते हुए नारियल में क्या होता है, कोई वस्तु यहाँ पर गिर रहा है, तो गिरते हुए क्या होगा, कोई वस्तु गिर रहा है, तो इसमें क्या होगा, गिर रहा है, इसका वेलोसिटीज है, तो वेलोसिटीज है तो क्या होगा हमारा गतिज ऊर्जा होगा, क्या होगा गतिज ऊर्जा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि जमीन से ऊपर है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है। अगर दोनों दिया रहता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों वो मारते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया स्थितिज ऊर्जा, जिसके कारण यहाँ पर आप क्या बोलोगे गतिज ऊर्जा, और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा। देखो निहित ऊर्जा ज्ञात करना है, जब वस्तु ऊपर में है तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ m कितना 11 kg, ठीक है, और यहाँ पर दिया 5 मीटर ऊपर, हाइट दिया हुआ मेरे दोस्त कितना 5 मीटर, कितना 5 मीटर, तो हमारा क्या होगा निहित काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mgh होगा, कितना होगा mgh होगा। तो m का मान यहाँ पर दिया हुआ मेरे दोस्त 11, और g का मान 9.8, सॉरी 9.8, और h का मान दिया हुआ 5, ये गुना कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लोगे कि मैं कर देता हूँ, चलो कर देता हूँ, ठीक है, यह दशमलव हटा देंगे, 5 दूना 10, ठीक है, 2 से काट दो, तो 4 दूना 8, 1 9 दूना 18, यानी 11 गुना 49, 11 गुना 49, ठीक है, 11 गुना 49, आप से गुना करो, 11 9 99, और 11 4 44, और 9 कितना हो जाएगा 44, और 9 हो जाएगा इधर 6 दे दिए, तो हमारा 50 और 50 क्या होगा 53 हो जाएगा, यानी 539 आपका जूल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा दोस्त मेरा। 284, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो, 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो निहित ऊर्जा जो होगी हमारे दोस्त, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो हमारा होगा mgh। m का मान दिया 14 kg, तो आप यहाँ 14 रख दो, g का मान दिया 9.8, तो 9.8 रख लो, h का मान दिया 5, तो 5 रख लो, तो यहाँ पर देखो वही तो आएगा, क्या होगा 5, है ना, 539, ये आप अच्छा काटना होगा, ठीक है, काट के जो आएगा आप निकाल लेना, क्योंकि बार बार ऐसा प्रश्न मैंने किया हो, ये आप कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए होमवर्क दे देंगे, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा कसरत करो, दिमाग कसरत लगाओ, ये गुना करके देखना, आपको पोटेंशियल एनर्जी जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 285, है ना, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा। ये निहित ऊर्जा ये भी आप लोग कर लेना, ये मास दिया हुआ है और ये 10 मीटर हाइट दिया हुआ, तो इसमें निहित ऊर्जा mgh लगा लेना। जब चलो मैं कर ही देता हूँ, जब इतना दूर कर सकता हूँ तो ये नहीं कर सकता हूँ क्या, mgh, ठीक है, m का मान कितना हुआ 15, g का मान कितना हुआ 10, और h का मान दिया हुआ 10, तो क्या 15 और 2 जीरो लगा दो मेरे दोस्त, 1500 जूल, कितना होगा 1500 जूल, कहाँ दिया हुआ देखो। नेक्स्ट है 286, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, पहले ही काइनेटिक एनर्जी दे दिया है उस वस्तु का, कितना है 120 जूल, और द्रव्यमान 5 है तो उस वस्तु को वेग ज्ञात करिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला 1/2 mv², सीधा सीधा फॉर्मूला से दिया गया है सभी प्रश्न। काइनेटिक एनर्जी 120 दिया हुआ, 1/2 यहाँ रख लो, m कितना दिया हुआ 15 है, तो बोला कि v² कितना होगा,
भी का मान कितना होगा। चलो ठीक है, ये 15 8 कितना होता है 20 है ना, 15 8 इधर 2 किधर लेके जाओ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो v बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर 4 मीटर पर सेकंड कहाँ है, ये ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है 287, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड एक वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, और 1/2 एम का मान यहाँ दिया हुआ है 15 केजी, वी स्क्वायर का मान दिया हुआ 8, तो 8 गुना 8 इससे काट दो कितना होगा 4 है ना, 4 टे 32, 15 गुना 32 है ना, 15 गुना 32 और 15 गुना 32 बराबर 15 गुना 30 और 15 3 45, 15 3 45, 45 और 3 48 यानी 480 जूल, कितना 480 जूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 288, 11 केजी की एक वस्तु भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु जमीन के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी उस वस्तु में आएगा और कितना होगा mgh होगा। m का मान 11 केजी, g का मान यहाँ पर 9.8 दिया हुआ और h का मान 6 दिया हुआ। चलो इसको क्या करते हैं हम हटा देते 10 में, तो छोड़ो इसको पहले गुना कर लो कि ताकि पॉइंट लगा देना मजा आ जाएगा है ना, काटो मत इसको, काटो मत, ठीक है रहने 10 ही। इसको 11 8 11 88 है ना, 9 11 99 और 8 कितना हुआ है ना, ये आप लोग गुना करना, और ये गुना करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया, 50 नंबर तक आ गया है, 50 मिनट का हो गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग 289, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई चली जाती है इसमें, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका एनर्जी का पार्ट 3। दोस्तों अगर वीडियो इतना देर तक आप देख ही ली हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे दोस्त पहले चैनल को सब्सक्राइब करके उसको लाइक करना, और ऐसे ही पूरे जो बुक में है ग्रुप डी एग्जाम आते आने से पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा ये बुक, और ये बुक कर लोगे तो आपको 20+ मार्क्स, हो सकता है आप 25 भी ला सकते हो इस बुक को कर लोगे तो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।